Hello, Namaskar, my dear friends. We are here to learn budget 2024 and 2025. So, you are very good, I think. So, let's start our lecture. First of you need what is budget? What is budget? बजट भाई साहब है क्या ये क्या बला है जो हमें पढ़नी पड़ती है? कैसे क्वेश्चन भी आते हैं? तो मेरा जवाब होगा यस, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? यूपीएससी में आ जाते हैं ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे होते हैं ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन? ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई पहले साल पिछले वाले बजट में इस मिनिस्ट्री को इतना करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन अब की बार इतना कम किया गया। तो ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे मेन एरिया पर, जो कि है बजट के हाइलाइट्स को पढ़ना, जिसमें कि ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया है। आप ये 30 मिनट या 35 मिनट का वीडियो है, ये देख लेते हो तो आपको कोई अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि की फीचर ऑफ बजट 2024 और 25 के लिए है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का ट्रेंड मैक्सिमम है भाई साहब। तो आपको इसको रिवाइज करना है, और जितना हो सके और जितना आप लिख सके उतना आप लिख लीजिए। और इस जो की फीचर ऑफ बजट है, ये बजट के हाइलाइट्स है, इसको आप प्रिंट निकाल लो। प्रिंट निकालो इसका, और प्रिंट निकाल कर इसको पढ़ो कि भाई क्या चीज़ है इसमें और क्या नए प्रोविजंस है। और भाई कितने पेज है इसमें? 20 पेज के आसपास है। इसको रिवाइज करना और पढ़ना कितना मिनट लगेगा? 1 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो। अगर बार बार पढ़ोगे तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी बेनिफिशियल है, आप सीएपीएफ का दे रहे हो तो भी बेनिफिशियल है, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे स्टेट पीसीएस में, पूछे कि नरेगा को कितने बजट मिला है। जैसे कि अब की बार 86,000 करोड़ का बजट नरेगा को मिला है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेट पीसीएस में। तो मैं आपको एक चीज़ बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये अंतर है कि यूपीएससी फैक्ट पर थोड़ा ध्यान कम देती है, और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स और सबॉर्डिनेट को डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर थोड़े बहुत फैक्ट आपको पूछे जाते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में फैक्ट है जो आपको हूबहू रटने हैं, और जो फैक्ट याद नहीं होता है उसको आपको एक अलग डायरी में नोट कर लेने हैं। नोट करके उनको डेली 15 से 20 मिनट देकर उनको रटना है। सो लेट्स बिगिन और सेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कंडीशंस ऑफ दिस लेक्चर। फर्स्ट कंडीशन, यू मस्ट वॉच टिल द लास्ट तक जरूर देखें इसको। तो सेकंड कंडीशन है विथ पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर लेके बैठे आप, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइट करना है, लिखना है कि भाई क्या बताया जाता है और क्या नहीं बताया जाता है। मैं बोलता हूँ वो भी लिखना है, और जो यहाँ पर कीवर्ड को हाईलाइट करता हूँ उनको आपको नोट करना है साथ साथ। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पेज इज दैट विकसित भारत
by 2047. You need to remember this year that Indian government wants to become and develop India a developed nation by 2047. You just remember it. ये आपको याद करना है. विजन क्या है? विजन है कि प्रोस्परस, विब्रांट एंड हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी. गवर्नमेंट का इंक्लाइनेशन है किसकी ओर? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. सेकंड थिंग आती है, व्हाट इज द डेवलपमेंट मंत्रा. डेवलपमेंट का मंत्र क्या है? मंत्रा में पहले था कि सबका साथ सबका विकास, बट नाउ आवर गवर्नमेंट एडेड थ्री थिंग ऑल्सो, दैट इज सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, comprehensive development of all. That's why it is a budget for development of India by 2047. Comprehensive development होगा. All sector of economy India needs to develop by 2047. सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास, सबका विकास, सबका विश्वास. That is the theme. Diversity, democracy, backed by सबका प्रयास. You need to remember three word, 3D. 3D, that is democracy. You need to inculcate in your answer of the UPSC CSE 2024. That is 3D. You need to use jotted down this 3D formula. That is demography, democracy and diversity. That is important. So you can draw this chart like this, 3D, like this, 3D ऐसे करके. डेमोक्रेसी यहाँ पर और यहाँ पर डेमोग्राफी और यहाँ पर डाइवर्सिटी, ऐसे करके एक चार्ट ड्रॉ कीजिए और वहाँ पर ये लिख लीजिए. शो नेक्स्ट फेज. इनकी बदौलत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी के तहत सबका प्रयास के साथ हम डेवलप बन जाएंगे. कब? 2047 तक. बाय 2047 इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री इन दिस वर्ल्ड. So I think you are understood this thing. So you need to jot it down this thing. Demography, democracy and diversity. सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास. That is you need to inculcate in your notes. And after second page, that is people centric inclusive development. So what you have to draw a diagram like this. People centric inclusive development. Inclusive development is that development which provide all thing, health, infrastructure, public schooling, education, that all things are inclusive development of people. Digital infrastructure, substantive development of all form of infrastructure, digital and social. That's why it is called inclusive development. So you need to remember this. What is inclusive development? Various times we can see that in our men's examination there were certain questions which are directly comes from the inclusive development. So you can remember this, must remember this. Digital public infrastructure promoted from the financial inclusion. For financial inclusion, digital promotion, for example NPCI, UPI, that
is the digital public infrastructure for the digital payment public infrastructure that provides a factor of economy, that's land, labor, or capital, and another that is this digital payment infrastructure promoted formalization, financial inclusion, deepening and widening the tax base को बढ़ाया जाएगा. Strengthen and final sector board saving credit and investment back to track gift IFSC a robust gateway for global capital and the financial service for economy. Proactive inflation management, inflation को management किया जाएगा. All parts of country become the active participation in the economic growth. India and world dollar growth. For example, you observe this chart. This line that is showing the world GDP growth, and this line showing the India GDP growth. That is, world GDP growth is something two two 2.5%. That is normal, but India GDP growth that is 7.5, 7.5. So it is appreciative. So you can remember India GDP growth is 7.2 to 7.8%. So next phase we have what is the focus area of this budget. You need to remember this focus areas, that is Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. Welfare of poor, that is the welfare of a country. So you can jot it down this line in your notes. You just remember this. देश का कल्याण होगा जब गरीब का कल्याण होगा. Direct benefit transfer has led to saving of 2.7 lakh crore. That's why you need to remember this data for your mains as well as your prelims examination. So you need to remember this. 25 crore people moved from the multi-dimensional poverty index. चलिए कमेंट कीजिए, मल्टी-डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और ये कौन जारी करता है, कौन रिलीज करता है इसको, ये बात बताइए आप. सो इट इज डाटा गिवन 25 crore people moved out of multi-MS poverty index. So credit assistance to 75 lakh street vendor under, you need to remember this 78 lakh street vendor under प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम. जो कि स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो कि रेडी लगाते हैं, समोसा बेचते हैं, फलों की रेडी लगाते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम आई थी. पिछले बजट में थी इसका प्रोविज़न, जिसमें कहा गया है कि भाई आत्मनिर्भर भारत में आएगी, जो कि रिवाइवल के लिए जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया था ना, उसमें ये स्कीम का जिक्र था. और उसमें 10,000 रुपये का ऐसे लोन दिया जाता था अगर कस्टमर को बिहेवियर और उसका फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी तो उनको ये लोन दिया जाता था. और ये लोन में ऐसा भी प्रोविजन था कि अगर कस्टमर बराबर किस्तें और बराबर EMI को पे करता है तो आप उसके बाद में कस्टमर को और 50,000 का लोन दिया जाएगा. ऐसा प्रोविजन भी है इसमें. सो you need to remember this also and observe this, what is the number in this section. Empowering youth, that is important also. 1.4 crore youth trained under skill India mission
provide opportunity for the youth for their skill development, increase in PM श्री budget allocation। जो PM श्री एक स्कीम है जिस जो कि स्कूल वगैरह का डेवलपमेंट करवाता है, तो ये भी स्कीम इम्पोर्टेंट है जो भी अभी लॉन्च हुई है। क्वेश्चन आ सकता है इनके लिए। ऐसे 14,500 स्कूल है उनको रीडेवलपमेंट करेंगे, तो ये स्कीम इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो यह स्कीम आपको याद रखनी है। फोस्टरिंग इंटरनेशनल एस्पिरेशन ऑफ यूथ, 30 करोड़ लोन सैंक्शन अंडर PM मुद्रा, 43 करोड़ loans sanctioned under PM Mudra Yojana. So you need to remember this figure, that is 43 crore loans sanctioned under PM Mudra. So this data is also important. Number of IITs in India in 2014, that is the election year of the government, and 2023, that is 23 IIT, 23 IIT अभी है, 23 ईयर निकला, 23 IIT बना दी। So एम्स, नंबर ऑफ एम्स 2014 7, इन 2022 20। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कितना इंटरेस्टिंग डाटा है, याद करना भी बड़ा आसान है। यूनिवर्सिटीज इन 2014 723, इन 2023 11 13। so you need to remember this, so it is easy, looking like easy, डाटा है, आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो यू विल रिमेंबर दिस। फोकस एरिया सेकंड पेज पर आता है हमारा, वेलफेयर ऑफ फार्मर, दैट इज कॉल्ड अन्नदाता, अन्नदाता वेलफेयर, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द 11.8 crore farmer under PM Kisan. So you need to remember this data. PM Kisan that provides 6,000 rupees assistance to the farmer. किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 की किस्त में पैसे मिलते हैं किसान को। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 1361 मंडीज अंडर ई नाम, supporting trading volume of 30 lakh crore. So increasing procurement of rice and wheat under the MSP. So you need to remember this data, that is 30 2023, that is lakh in metric ton. 1 year data you can remember, 38 lakh metric ton. Wheat, that is 2.262 metric lakh metric ton. So you need to remember this. Second is women, budget for women, that is 30 crore mudra loans disbursed to women entrepreneurs, increased female enrollment in higher education by 28%. You need to remember this data, it is important, 28% in 10 years. 43% of female enrollment in the STEM course. What is STEM? You need to comment. You must comment in the comment section. That is, what is the full form of STEM? STEM. What is full form of STEM? Comment in. Comment this full form. Fourth option is 1 crore women assisted by 83 lakh self-help group to become Lakpati Didi. Last 15 August, Prime Minister Narendra Modi said that when one woman income is 1 lakh per year, that woman called Lakpati Didi. So in this budget, government wants to 3 crore Lakpati Didi. So you need to remember 1 crore assisted by 83 lakh
सेल्फ हेल्प ग्रुप टू बिकम लखपति दीदी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो आपको इसको रिवाइज करने के लिए एक वीडियो बनूंगा जिसमें कॉम्प्रहेंसिव डिस्कस करेंगे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सो यू नीड टू रिमेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्ट्रेटजी फॉर अमृत काल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे होता है कि ओवर forthcoming generation are able to use natural resources without compromise. So this is called सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का यूज़ करे। हम इन रिसोर्सेज का इतना अति अनलिमिटेड यूज़ ना कर लें कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं कर पाए और ये रिसोर्सेज है वो खाली हो जाए। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है। तो वन इज कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो। नेट जीरो, व्हाट इज नेट जीरो? यू नीड टू कमेंट दिस। नेट जीरो टारगेट बाय 2070। वायबिलिटी गैप फंडिंग टू विंड एनर्जी। व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी? सो इसको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अडानी ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उसको 30 करोड़ लग गए और वो चाहता है कि मेरे को 40 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, लेकिन उसको 35 करोड़ की इनकम होती है। अडानी को 35 करोड़ की इनकम होती है, लेकिन उसको 5 करोड़ का लॉस हो जाता है। अब ये लॉस वो कहाँ से ले? तब गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको कुछ नहीं, कोई नहीं, आपने इतनी मेहनत की है लेकिन आपको 5 करोड़ का ये लॉस हुआ है, ये अब हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दैट इज कॉल्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF। यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज इन न्यूज़। विंड एनर्जी, विंड मतलब कि कोई पवन चक्की होती है ना, उसको लगवाते हैं, वहाँ पर जो खर्चा होता है उतना वापस नहीं होता है और जो कमाई कम होती है, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए ये सिस्टम है। मतलब कि लॉस, जो कंपनी है उसका लॉस हो गया था, उसको भरने का ये है। सेटिंग अप द कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विडिफिकेशन कैपेसिटी। कोल गैसिफिकेशन, इट इज दैट व्हेन coal are converted into syngas. What is syngas? कोल को पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उसे गर्म किया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है। ऑक्सीजन को प्रवाहित करने के बाद में वो एक गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और जिस गैस को सिन गैस कहते हैं, सिन गैस। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए गैसिफिकेशन मतलब कि उसको कोल को गैस में बदलना और उसे से, क्योंकि कोल को गैस में उसको बदल देंगे तो उसका हाई इनपुट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे भी अगर हम यूज़ करेंगे तो आधा कहीं चला जाएगा, आधा कहीं चला जाएगा, तो गैस में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। दैट इज पर्पज ऑफ दिस कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विडिफिकेशन। सो it is this phased mandatory blending of the CNG, PNG and compressed biogas। ब्लेंड किया जाएगा, पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं एथेनॉल को, वैसे ही इसमें फेज वाइज में करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी के लिए असिस्टेंट देंगे फाइनेंशियल। रूफ टॉप सोलराइजेशन, जो कि अभी भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 23 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने
ये लॉन्च की थी, जो कि स्कीम है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। Rooftop solar, 1 crore household will be enabled to obtain 30 unit for free electricity per month. So it is also a important news, important। इस रूफ टॉप सोलराइजेशन में एक वीडियो डालूंगा मैं, जहाँ पर इसको कॉम्प्रहेंसिवली हम तैयार कर लेंगे। एडोप्शन ऑफ ई बस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन देयर वर द provision to adopt e-bus for the public transport network, strengthening e-vehicle को प्रमोट करेंगे, इकोसिस्टम फॉर सपोर्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग पॉइंट लगवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट का ये दावा है कि हम कुल मिलाकर ये करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम से कम कोल का यूज़ हो, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उनका कम यूज़ हो, जिसके कारण जो वेस्टर्न कंट्रीज हमें कहते हैं कि भाई आप इतना यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आप सोलर पर क्यों नहीं जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से भी प्रेशर है, और इंडिया कोल का भी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो ये प्रमोट करना लाजमी है। तो इंडिया का ये टारगेट है। ये आपको आंसर में लिखने भी के लिए भी काम आएंगे, और प्री में भी आपको पूछ सकता है कि भाई रूफ टॉप सोलराइजेशन क्या है, कितने करोड़ लोगों को इसको बेनिफिट होगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, you must to remember this. New scheme for biomanufacturing and biofoundry to be launched to support environment friendly alternative. Biofoundry to be launched to support environment friendly alternative. जो environmental H2 गैस, हाइड्रोजन वाले होते हैं ना, वो उनको प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम लेकर आएंगे। नहीं, अभी कोई स्कीम नहीं आई है, लेकिन स्कीम अनाउंस कब होगा, जब बजट वापस आएगा। कब, जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में आएगा, उसमें सारी स्कीम्स और नोटिफिकेशन होंगे कि भाई ये बजट हमने इसके लिए ये स्कीम है। नहीं, और अभी कोई स्कीम ऐसे नहीं आई है कोई, बस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात हुई है कि इतना हमने खर्च किया और इतने हम अगले साल में खर्च करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन अलग से आएगा कि भाई हम ये स्कीम नहीं है, इस स्कीम में हम ये काम करने वाले हैं। सो यू नीड to be aware when scheme come. Percentage increase in non fossil fuel installed electricity capacity. So this chart is important, you need to remember this. What is in this? Percentage of non fossil fuels installed electricity capacity. In 2014 it is only 13.4. In November 2023 it is 43.9. So what is this? That is less than 10 crore LPG connection under, sorry, greater than 10 crore LPG connection released under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. 36.9 crore LED bulb and 72.2 lakh LED tube lights and the 23.26 lakh energy efficient fan distributed under उजाला स्कीम। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम सारी स्कीम्स को कवर करेंगे। सो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सो 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल अंडर SNLP. What is SNLP? I don't know. So I will discuss later this. Second thing, key strategy for Amrit Kal, that is infrastructure and investment. That is very important for India to becoming India a developed nation by 2047. So first is implementation of the three major railway corridor. You need to remember this. That is अंडर PM गति शक्ति। विच स्कीम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, कौन से स्कीम के तहत बनाए जाएंगे। यू नीड टू रिमेंबर प्रधानमंत्री गति शक्ति टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, बिकॉज इन ओवर इंडिया देयर वर लैक ऑफ लॉजिस्टिक infrastructure. So government want to develop logistic infrastructure for betterment in the logistic delivery and cost and timely delivery of goods and services. So
It is important. 3 railway corridor. First railway corridor, that is mineral cement, वो. और second corridor, that is port connectivity. Second ये port connectivity. और third, that is high traffic corridor. ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे. 3 कॉरिडोर आपको याद रखना है. फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है, सीमेंट मिनरल वाला वो कॉरिडोर, सीमेंट मिनरल, ये कॉरिडोर. बस 3 कॉरिडोर आपको याद रखना है. इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी है. सीधा पूछ लेगा कि कौन से कॉरिडोर जो भी इस बजट में लॉन्च किए गए हैं उनको बताइए, इनमें से कौन सा राइट है, कौन सा पेयर सही है, कौन से. तो ऐसे करके स्टेटमेंट में पूछ सकता है. प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT. I will discuss about BIT. What is BIT? What is key provision of this BIT in our video? So you keep watching our channel and subscribe our channel. So expansion of existing airport under Udan scheme and comprehensive development of airport under Udan scheme. So you need to discuss about Udan scheme. What is Udan scheme and research on Udan scheme. So I will discuss in this in another time also. इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर. कहा कि भाई कैपिटल, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है. फाइनेंशियल ईयर 2018 में था कि एक्सपेंडिचर 3 के आसपास. इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इट इज 11 के आसपास ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो GDP कैपेक्स इज परसेंटेज ऑफ GDP. कितना परसेंटेज GDP का. डबलिंग ऑफ FD फ्लो 2004-5 में, 2005 से 14 के बीच में 298 US डॉलर बिलियन था. इन 2014-15 में इट इज 596 US डॉलर बिलियन. सो इट इज इंपॉर्टेंट. इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कमेंट दिस. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जिसकी इमूवेबल होता है, जिसको इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता, उसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. लाइक क्रिएशन ऑफ द बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे कॉरिडोर्स एंड रेलवे हॉस्पिटल, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइनेंशियल ईयर 2015 नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर थी? 97 लाख 97,991. in financial year 2022 1,44,634 kilometer. Cargo traffic, a major, you need to remember. I can't discuss this. You need to रटना है इसको. That is the main crux. आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर CDS का एग्जाम दे रहे हो तो आपको रटना है. बस एक ट्रेंड देखना है कि भाई बड़ी है. UPSC के लिए तो ट्रेंड देखना है कि भाई बड़ी होगी. तो ऐसे आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है. मेन बात ये है. स्ट्रेटजी फॉर अमृत काल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है कि ऐसे कुछ 16 सब्जेक्ट है जहाँ पर उनको की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा कुछ KPI नाम से एक होता है. उनको देते यहाँ पर डेवलपमेंट लाया जाता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. That also inclusive development in aspiration district program 112 डिस्ट्रिक्ट है ऐसे किए गए हैं. परसेंटेज ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटी नेटल केयर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंड
2018 में 68% था. In October 2023 it is 89%. It is related to trimester. Antenatal, it is related to the pregnancy, so you need to remember this. And second thing is number of enrollment in Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana as per the lakh population. 1737 in 2018, 30,195 in October 2023. You need to remember this. Second concept is health. Regarding to health, there were Poonam Pandey. Their rumors are circulated, and finally that want to. अब मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा इसको नहीं बोलूँगा. सो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि भाई अब पूनम पांडे मरी नहीं और न्यूज़ चला दी. उन्होंने खुद ने ही कहा था कि भाई मैं ऐसे तो कौन करता है खुद को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या, लोगों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं क्या. एथिकल कंसर्न है भाई साहब, इसमें एथिकल कंसर्न जरूर दिख रहा है आपको भी और मुझे भी दिख रहा है. सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस कि इसको तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था. सो इट इज रॉन्ग. Cervical cancer. What is cervical cancer? I think you can understood. That is, in girls there were vaginal जो सेल होती है वजाना की, उसमें वो बढ़ने ग्रोथ हो जाती है, उनकी अंडरग्राउंड ग्रोथ हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैंसर. उनके लिए टीका का प्रोविज़न है, वैक्सीनेशन की हो जाएगी. ये डाटा याद रखना आपको. 9 to 40 ईयर्स के बीच की जो गर्ल्स है उनको वैक्सीन किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा. सक्षम आंगनवाड़ी पोषण एंड पोषण 2.0 to be expedite for the improved nutrition delivery, early childhood care and development. एक इम्पोर्टेंट पोर्टल है, उसको याद रखना आपको. मस्ट यू नीड टू याद. यू विन फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट ऑफ द मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट. जो इंद्रधनुष का मिशन है उसको के लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो वो कौन सा है? यू विन प्लेटफॉर्म. और फोर्थ थिंग आती है कि हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू द आशा, ऑल आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर. ये स्कीम ये पूछ लेगा आपको, ये स्टेटमेंट देखना आपको मिलेगा 2024 वाला एग्जाम में मिलेगा कि आशा वर्कर को क्या ये मिलता है. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत विच स्टेक होल्डर आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम. उसमें होगा आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर. So you need to remember that ASHA worker are included in this आयुष्मान भारत स्कीम. पहले नहीं था, इस बजट में इनको इंक्लूड किया गया. क्यों किया गया था इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब मैं स्कीम डिस्कस करूंगा तब. सो नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सेकंड, हाउसिंग. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्लोज टू अचीविंग टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेस, एडिशनल 2 करोड़ टारगेट ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर. अगले 5 साल में गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2 करोड़ हाउस बनाएंगे, घर बनाएंगे गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत. हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय एंड बिल्ड देयर ओवन हाउस. जो मिडिल क्लास है वो अगर अर्बन एरिया में रहते हैं उनको हम हेल्प करेंगे. अब हेल्प का ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिया है, स्कीम आएंगी बाद में, तो आई थिंक ऐसा लगता है कि भाई लोन प्रोवाइड करवाएंगे और क्या. सो इट इज़ लाइक दिस. इंक्रीज एलोकेशन फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24 में था 79,590 करोड़ रुपीज, एंड इन
2024-2025 में इसका हो गया 80,671 करोड़. So you need to remember this data. It is important. So you need to remember this. एक डाटा याद कर लो ये. So next, tourism. Tourism is the important sector of the India economy. Tourism. State will encourage to undertake development of the iconic tourist center to attract business and promote opportunity for the local entrepreneurs. स्टेट को ये करना पड़ेगा कि भाई जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको रिबिल्ड करो, उनको अच्छा बनाओ जहाँ के टूरिस्ट आ सके, स्टेट की जीडीपी बढ़ सके. सो ऐसा ही कुछ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू बी प्रोवाइडेड थ्रू स्टेट टू इनकरेज डेवलपमेंट. G20 meeting in 60 Palace presented diversity of India to global audience. So you need to remember this. 60 Palace. Project of port connectivity, tourism, infrastructure and amenity will be taken up including Lakshadweep. That is important. Lakshadweep. ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा उठ के कि Lakshadweep are not included in this port connectivity scheme. So you need to remember this because Maldives, Lakshadweep controversy recently. So you need to remember this. Lakshadweep also included in port connectivity. Second thing is agriculture and food processing industry. एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री क्या होती है भाई? फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर मतलब कि जहाँ पर फ्रूट को बना, एग्रीकल्चर जहाँ फ्रूट को प्रोडक्शन हुई. फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल टमाटर है, टमाटर को एग्रीकल्चर फील्ड में बनाया गया. और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर उस टमाटर को यूज़ करके ऐसी लॉन्ग टर्म आइटम बनाया जाएगा जो कि उस टमाटर की जो एक्चुअल प्राइस है उसको एक इम्पोर्टेंट बना देता है, मतलब कि उसकी प्राइस को बढ़ा देता है. फॉर एग्जांपल केचप ऑफ टमाटर आपने खाया होगा ना, मीठा मीठा. सो इट इज़ कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. अब इसमें क्या प्रोविजन है कि गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़. पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ क्या होती है? जब फसल को काटने के बाद की जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस करेगी. अब सीधा स्टेटमेंट आया जाएगी गवर्नमेंट वांट्स टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट, बिफोर हार्वेस्ट, ऑन द हार्वेस्ट. तो आपको लगेगा कि हार्वेस्ट करने के बाद में क्या मतलब, हार्वेस्ट करने के बाद में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा जा सकता है, जैसे कि पीपीपी फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज क्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, infrastructure. So in this thing government wants to promote public private partnership. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एग्जाम्पल सेम ही चीज़ है. प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट पीपीआई मॉडल को, इसको पीपीआई मॉडल कह सकते हैं. ट्रिपल पी वाला मॉडल अलग है और ये अलग है थोड़ा, लेकिन है सिमिलर ही, बात सिमिलर ही, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, तो सेम ही मॉडल है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेम ही है. सो एप्लीकेशन ऑफ नैनो, पहले आया था नैनो यूरिया और अब की बार लेकर आए नैनो डीएपी. डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? कमेंट कीजिए इसको. डाई अमोनियम फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है. सो टू बी एक्सपांडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन. आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी टू बी फॉर्मुलेटेड इन टू अचीव आत्मनिर्भर फॉर ऑयल सीड्स. मतलब कि इसमें ये बताया गया कि अभी भी हम 60% जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमें इसको 30% तक लाना है भाई साहब. 30% लाना है. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट. ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी, आत्मनिर्भर ऑयल सीड. आत्मनिर्भर मतलब कि
सेल्फ सफिशिएंट, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद बनाएंगे। जो एडिबल ऑयल है वो, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑयल हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को आप अंडर माइक्रो सेकेंड में कट कर देना कि ये तो हो ही नहीं सकता। सो इट इज इम्पोर्टेंट। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट टू बी फॉर्मुलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना to be stepped up to enhance aquaculture productivity, double export, and generate more employment opportunity. 5 integrated aqua park to be set up. अब आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है कि ऐसे सर्च करना है कि 5 इंटीग्रेटेड पार्क कौन से कहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें बाद में मिलेगी, कब, जो बजट आ जाएगा, जो जनरल बजट आ जाएगा। ये तो क्या है, ये तो अंतरिम बजट है। जनरल बजट आने के बाद में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, स्कीम्स की। हम 5 पार्क कहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ कैसे पार्क होंगे, ये कितना इनकी चौड़ी होती है, कितना लंबी होगी, ये सब इसके बाद में आएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। इंक्रीज एलोकेशन ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द फिशरी सेक्टर। 2025 में था। So it is looking like a good, like in 2023 it is 2025 crore only. In 2024 and 25 it is 2352 crore. So it is looking good data. The government wants to easier the student remembrance. Increase allocation for the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme. ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। इसमें क्या किया गया, 2023-24 में इसका 639 करोड़, इन 2024-2025 में 880 करोड़। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। रेजिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको याद नहीं रखना है। ये आपको याद रखना है अगर मेंस के एग्जाम में आपको लिखना है। एम्प्लॉयबिलिटी क्या कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, हाँ भाई हुई है कम। अब डाटा कहाँ से ला रही है हमको पता नहीं, लेकिन हमारा एक बजट में लिखा हुआ है, तो 3.2% कम हुई है एज कम्पेयर टू 2017 में कितनी थी, 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट थी। डिक्लाइन इन द GNP एज परसेंटेज ऑफ द ग्रोस एडवांसेस, इसमें भी डिक्लाइन हुआ है। राइजिंग वॉल्यूम ऑफ द डिजिटल ट्रांजेक्शन, भाई साहब UPI का तो ड्रास्टिकली बढ़ा है। ये बात तो हमको याद रखनी होगी कि ऐसे पूछ लेना स्टेटमेंट UPI ट्रांजेक्शन हैव बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली बाय 2000 फाइनेंशियल ईयर 2018 टू फाइनेंशियल ईयर 2025। सो इट इज बिना देखे ही आपको कर देना है यस इट इज करेक्ट। राइज इन एवरेज मंथली ग्रोथ GST कलेक्शन, GST कलेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, गब्बर सिंह टैक्स। सो कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, GST कलेक्शन हुआ फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.7 लाख करोड़ एवरेज। सो इट इज इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2018 में हुआ था 1.09 लाख करोड़। सो इट इज डाटा इंपॉर्टेंट। फॉल ऑफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन में भी बराबरी हुई है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 में था 9.4% इन्फ्लेशन थी, और यहाँ पर फाइनेंशियल 2024 में 5.5% की इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है, 2 to 6% इन्फ्लेशन को रखना होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अचीवमेंट ऑफ द टैक्सेशन रिफॉर्म। टैक्सेशन की क्या रिफॉर्म है उसके बारे में बताया गया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 years। डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स।
that is direct tax. Indirect tax, that is GST, that is indirect tax. Collection more ट्रिपल इन लास्ट 10 years. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है 10 साल, पिछले 10 सालों में. नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्स swelled by 2.5 times more. जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है ना, उसके नंबरों में बढ़ोतरी हुई है. नंबरों में बढ़ोतरी हुई मतलब कि टैक्स को भरने वालों में बढ़ोतरी हुई है. सो इट इज इम्पोर्टेंट. फास्टर रिफंड. Reduction in average processing times of the return from 93 days in 2013 2014. मतलब कि अगर हम रिफंड है उसको पहले 93 डेज लग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 दिनों में रिफंड मिल जाता है वापस. सो इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो इट इज इम्पोर्टेंट. Average monthly gross GST collection doubled in to 1.66 lakh crore in financial year 2024. So this data is most important for our exam, for men's also and prelims also. So you need to remember this. Increase in tax buoyancy of state revenue 0.72 in 2012 में था, और पोस्ट GST it is 1.22. सो इट इज इम्पोर्टेंट. एक बात आपको याद रखनी है कि मैं आपको बोलता हूँ 22, लेकिन आपको ये से पढ़ना है कि 1 पॉइंट के बाद में जो नंबर होते हैं उनको एक एक करके पढ़ना होता है. जैसे कि 1.66, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1.66. इट इज नॉट. अगर इसको 1.66 कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको. सो आपको ऐसे पढ़ना है 1.66. तो ये तो जो पता है वो इग्नोर करे, जिसको नहीं पता वो ध्यान दे. बेनिफिट टू कंज्यूमर. रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट में कटौती होगी तो जो भी कंज्यूमर है उसको भी फायदा होगा, और जो प्रोड्यूसर है उसको भी बेनिफिट होगा. पॉजिटिव सेंटिमेंट अबाउट GST. GST के प्रति लोगों की रुझान बढ़िया है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका भी बढ़िया है GST के प्रति. 94% इंडस्ट्री लीजर व्यू ट्रांजेक्शन टू GST एज लार्जली पॉजिटिव. 94% इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यह तो बढ़िया चीज़ है. 80% ऑफ द रेस्पोंडेंट फील GST रिलेटेड टू द सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन. GST के टॉपिक में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाऊंगा. इसका वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, जल्दी डालूंगा. एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय द लीडिंग कंसल्टिंग फर्म, decline in release time since 2019 by 47% in at inland container. मतलब कि बाहर भेजने वाला कंटेनर होता है ना, जिसमें सामान भर के बाहर फॉरेन में ले जाया जाता है, उनके टाइम में कटौती हुई है, जल्दी जा रहे हैं वो, ऐसा इसमें लिखा गया है. 47% इन इनलैंड कंटेनर. इनलैंड मतलब कि जो भारत में ही इधर उधर से हो रहे हैं, जो गंगा नदी के थ्रू जाते हैं, यमुना नदी के थ्रू जाते हैं, उनमें भी 47% की जो टाइम सेव हुआ है. 48% एट एयर कार्गो, जो हवाई जहाज से जाते हैं, उनमें भी कटौती हुई है. 27% एट सी पोर्ट्स, वहाँ पर भी ये टाइम की कटौती हुई है. टैक्स प्रपोजल. व्हाट इज टैक्स प्रपोजल? अंडरस्टैंड मी. We can understand continuity in the taxation. Certain tax benefit to startup and investment made to sovereign wealth fund, pension funds, tax exemption to the some IFSC unit earlier expiring in. उसको एक्सपांड कर दिया. कहने का मतलब है कि जो नई नई फर्म होती है उनको टैक्स में बेनिफिट देंगे, और थोड़ा बहुत उसको भी एक्सटेंड कर दिया है. कब तक? 2025 तक. विड्रॉवल ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड direct tax. So it is important. So you need to remember this.
ये बड़ी नई बात है इसमें, इस बजट में नई बात है ये। मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्स आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पेंडिंग थे, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया था, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, उनको नोटिस भेज दिया कि आप टैक्स भर दो, लेकिन उन्होंने नहीं भरा टैक्स, तो उनके 25,000 पर्टेनिंग अप टू 25,000 तक थे, उनको 2010 तक थे, उनको माफ करते हैं उनका। दैट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अक्रॉस टैक्सेशन वालों को हैप्पी कर दिया कि भाई यार आपको कुछ ना कुछ खुश करते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट, so you need to remember this data. This data is important. Retention of the same tax side, same tax rate, मतलब कि जो टैक्स स्लैब थे वो उसमें चेंज नहीं किया है, उनके बात की कि भाई यहाँ हमने बढ़िया किया स्लैब, 7 लाख तक जिनकी इनकम है उनको टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स डिबेट देंगे। सो ऐसा कुछ है। फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज, for corporate tax 22% of the existing domestic companies, 50% for the certain new manufacturing companies, no tax liability for taxpayer with income up to 7 lakh under the new tax regime. So थोड़ा बहुत याद रख लेना आपको, उसको ज़्यादा ध्यान देने की उसको तो नहीं। अब ये पेज है जो 13 नंबर पेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेज हमारे लिए, और इसका डाटा आपको याद रखना है, मस्ट। सो फर्स्ट इज, सबसे ज़्यादा पैसा हमें कहाँ से आता है, पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है, दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। सबसे पहला हमारा पैसा आता है बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, 28% पैसा वहाँ से आता है। और सबसे उसे से कम आता है किसमें, इनकम टैक्स में आता है। कितना परसेंट, 90%। उसके बाद में कॉरपोरेशन टैक्स, सॉरी जीएसटी, एंड जीएसटी से आता है कितना परसेंट, 18% पैसा कहाँ से आता है जीएसटी से। इनकम टैक्स से कितना आता है, 90% से। और कॉरपोरेशन टैक्स से कितना आता है, 70%। उसके बाद में नॉन टैक्स रिसिप्ट, डेब्ट, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज टैक्स ड्यूटीज 5%। तो ये चीज़ आपको रिमेम्बर रखनी है, इनको एक लिख लीजिए आप, ऐसे एक चार्ट बना के उसको आप लिख लीजिए। और एक आप काम कीजिए, मैं आपको एक बड़ा ही बढ़िया काम बताता हूँ, बड़े ही काम बताता हूँ जिससे से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप वॉलपेपर बना लीजिए। कितने दिन तक, 2 दिन तक, और देखते रहिए। आपको ये मैं गारंटी देता हूँ आपको याद हो जाएगा। याद ना हो ना तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कहना मेरे को याद नहीं हुआ, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम चीज़ों को बार बार देखते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। दैट्स वाई यू नीड टू वॉलपेपर्ड दिस पेज नंबर 13। अब पैसे जाते कहाँ हैं भाई, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ जाते हैं, इंटरेस्ट। सरकार इंटरेस्ट पे करती है, जो पैसा लोन में लिया है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, 20% पैसे इंटरेस्ट में चले जाते हैं हमारे। उसके बाद में जो गवर्नमेंट की स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसका 60% वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 8% चला जाता है। उसके बाद में फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसपोर्ट 8% चला जाता है। पेंशन के लिए कितना जाता है ये भी याद रखना आपको, पेंशन के लिए 4%, सॉरी पेंशन के लिए हाँ 4%, सही करेक्ट। डिफेंस के लिए 8%, ये भी आपको याद रखना है। अब ये अलोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक, अलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 करोड़, 6.2 लाख करोड़ अलॉट किया सबसे ज़्यादा। ऐसे पूछ रहा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। तो ये आपको याद करना है, इसको रटना है बस। 6.2 करोड़ रुपए इन 6.2 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सेकेंड नंबर पर 2.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.768 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.27 लाख करोड़। अब हम देख लेते हैं स्कीम्स, एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स इन करोड़। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2023 में कितना था? 60,000 करोड़, 2024 में 86,000 करोड़। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डाटा। जो ये 3-4 जो है इनको आपको वॉलपेपर बना लेना है और इसको आपको रट लेना है, बस याद कर लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये डाटा ऐसा तो आपको याद होने वाला है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये कितना है, 86,000 करोड़। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनके लिए कितने हुए? पहले 7200 करोड़ थे पहले, अब कितना हो गया? 7500 करोड़। कितने की बढ़ोतरी हुई? +3। और प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव पहले स्कीम के लिए कितने हुए? पहले थे 4645 किसमें? 2023-24 में। अब कितने कर दिए? 6200 करोड़। पहले क्या स्कीम होती है? प्रोडक्शन ज़्यादा करो, पैसे मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेगा। मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, पहले कितना था? 3000 करोड़। अब कितना है? डबल हो गया। कितना? 6903 करोड़। सोलर ग्रिड पावर सब्सिडी के लिए ये स्कीम है। सो इसमें 2023 में कितना था? 4,097,970 करोड़। 24-25 में कितना हो गया? 8,500 करोड़। ये कौन सी? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यूपीएससी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आया है यहाँ से काफ़ी। 2023-24 में था इसके लिए 297 करोड़, 25 में 600 करोड़। सो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितना एलोकेशन हुआ है इसके लिए। रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता होगा कि एक होती है रेवेन्यू, बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक है रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक तो होता है रेवेन्यू, बजट, बजट के 2 पार्ट, एक तो रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट कौन से? एक तो है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में कितना पैसा आया ये बताया गया है इसमें। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट में पैसा आया 2022-23 में पैसा आया था 23.8 लाख करोड़। 2024-25 में पैसा आया 30.30 लाख करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 23-24 में, 22-23 में 34.5 लाख करोड़ और 24-25 में 36.5 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट, ये आपको डाटा देख लेना है। आपको बस एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि कम हुआ ज़्यादा हुआ ऐसा। जैसे कैपिटल रिसिप्ट में 23 एंड 2024 में कितना हुआ? 18.7 लाख करोड़। सो ये आपको याद रखना है। सो बस ये कहूँगा, थैंक यू।